एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस इस बार जोड़ा गया है, जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस बार के नए सिलेबस में जोड़े गए हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के मद्देनजर वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो ये न्यायालय के उस शक्ति से है, मतलब न्यायालय जो हमारे भारतीय संविधान की एक अहम सीढ़ी है आप कह सकते हैं। तो उसके उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर न्यायालय क्या करता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, ये सब तो चीज आपको पहले से पता है कि कानून बनाने का काम किसका होता है, तो विधायिका का होता है। तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश, अब तो आपको ये पता है कि विधायिका कानून बनाता है और उन्हीं कानूनों को यहाँ पे कार्यपालिका जो है वो लागू करता है, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को। और इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। कौन करता है? न्यायपालिका करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो आप बताएंगे कि विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जिन्हें लागू करवाता है और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है। कौन करता है? यही करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका ये कार्यों को करती है और वो देखती है कि यह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, मतलब कि संविधान के हिसाब से ये सही है या नहीं है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए, सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसमें? हमारे सरकार के तीनों अंग में, अर्थात विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी और न्यायपालिका में। अगर सबसे कोई मजबूत अंग है तो वो होता है न्यायपालिका। अब देखिए, मजबूत भी है और महत्वपूर्ण भी है, जिसका कार्य क्या है कि अन्य 2 अंग जो विधायिका और कार्यपालिका बच जाता है, इनके कार्यों की वैधता को देखना कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इनका काम निष्पक्षता से हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीजों का परीक्षण करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। जिस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंगों की वैधता की जांच करती है, क्रियाकलापों की जांच करती है, उस शक्ति को ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो न्यायपालिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही एक ऐसा अंग है जो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की वैधता को निष्पक्षता से परीक्षण करता है, बिल्कुल साफ सुथरा देखता है और यह पता करता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। इन्हीं शक्ति को हम पुनरावलोकन कहते हैं। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, किसी देश के न्यायालयों द्वारा इस्तेमाल की गई वह शक्ति है, वह पावर है, जिससे वह सरकार की विधायी, कार्यपालक और प्रशासनिक अंगों के कार्यों का परीक्षण एवं सुनिश्चित कर सकती है कि कौन से कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है और कौन से कार्य जो है वो संविधानों के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। न्यायपालिका का कर्तव्य है और काम भी है कि वो विधायी, कार्यपालक, प्रशासनिक अंगों के कार्यों का परीक्षण करे, चेक करे और सुनिश्चित करे कि कौन सा कार्य संविधान के अनुरूप है और कौन सा काम संविधान के अनुरूप नहीं है। जो कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, न्यायपालिका जब जांच करता है और देखता है कि यह संविधान के मुताबिक नहीं है, संविधान के रूप में नहीं है, तो उसे वो क्या करता है? असंवैधानिक घोषित कर देता है, गैर कानूनी घोषित कर देता है, निरर्थक घोषित कर देता है, मतलब बेकार कर देता है। कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका जब देखता है कि इनके कार्य सही नहीं है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, निरर्थक है, तो उसे खत्म कर देता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम संविधान से जुड़े कुछ जानकारी आपको देने वाले कि संविधान की कौन कौन से आपको तथ्यों के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। तो देखिए, अनुच्छेद 4 याद रखिएगा, अनुच्छेद 4 के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बंधनकारी होगी। देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 4 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा घोषित विधि जो भी फैसला वो होगा उसको भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। ये बातें हमने पहले ही बता रखा है आपको। तो ये पहला नंबर पॉइंट है, ये अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो देखिए इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी कानून द्वारा राज्य के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर ऐसा नियम, ऐसा नीति जिससे किसी भी देश या किसी भी राज्य के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, आम लोगों के तकलीफों को बढ़ जाते हैं, मतलब तकलीफ बढ़ जाते हैं, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, संविधान 13 के द्वारा। अब संविधान 32 क्या कहता है, संविधान 32 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करेगा। इस अनुच्छेद के द्वारा अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। तो आप यहां पे समझ गए कि अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही है कि वह आम जनमानस के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे। कौन कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है। अब हम अनुच्छेद 246 की बात कर लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्यों, ध्यान समझिएगा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, 246 अनुच्छेद नंबर 246 याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य और संघ के विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। विधायी सीमा मतलब विधायी सीमा को उल्लेख किया है। यदि कोई भी इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है, नाजायज फायदा उठाता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। उसे अवैध घोषित कर देगा, निरर्थक घोषित कर देगा, यहां तक कि हटा भी सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो आप यहाँ पे जो न्यायपालिका के पावर के बारे में समझ सकते हैं ना। पूरी दुनिया घूम रही है लेकिन कोर्ट के सामने सब सिलेंडर हो जाते हैं, चाहे वो पीएम हो, डीएम हो, सीएम हो। जब कोर्ट फटकार लगाती है ना तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब इनके अंदर तो असीम शक्तियां हैं। हमारा जो संविधान है वो इनको इतनी शक्ति दे रखा है ताकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को सही रूप से लागू करवाते रहे। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 368 क्या कहता है। देखिए इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई संविधान संशोधन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगी। फिर से समझ लीजिए, अब इस अनुच्छेद 368 को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन, एडिट अगर आप करना चाहते हैं संविधान में किसी भी नियम, कानून और अनुच्छेद में, तो उसका प्रक्रिया जो है उसके अनुसार ही आपको करना है, नहीं तो न्यायालय क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, मना कर देगा कि आप नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो अनुच्छेद आप 368 समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 131 और 132। देखिए 131 में जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है, और अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बारे में बताया गया कि कैसे उच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे मामले में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इस प्रकार अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा बने गए कानून को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये 131 है और 132 है। ये अनुच्छेद भी हमारे न्यायिक पुनर्वालोकन के लिए है, 368 भी इसी के लिए है, 246 भी इसी को व्यवस्थित करता है, 32 भी इसी को शरण देता है। मतलब देखिए इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि क्लास 11 का न्यायिक पुनर्वालोकन जो है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे।
आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।